Today we are going to study about environment. In this chapter, we will be studying about environment, meaning and definition, and then component. What is environment? Environment is the surrounding in which we live. उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट करेंगे. एनवायरनमेंट में हमारे कैसे जाता है बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग. एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग. देन हम लोग इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे. कंपोनेंट इकोसिस्टम में देखेंगे हम. फूड चेन देखेंगे कैसे फूड चेन एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है और अपनी लाइफ को मेंटेन करता है. लाइफ साइकिल कैसे मेंटेन होता है फूड चेन. फूड वेब देखेंगे हम लोग, इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन. फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट देखेंगे. फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ह्यूमन एनवायरनमेंट पे जो कि बेस्ड था 1972 में आया. अर्थ समिट देखेंगे 1992 का. कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया देखेंगे. देन हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का देखेंगे. फिर हम लोग इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स देखेंगे. इसमें चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, नर्मदा मूवमेंट, ये तीनों देखेंगे हम. देन वी विल बी फोकसिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड्स, इंदिरा गांधी अवार्ड, इन्वायरमेंट अवार्ड, फिर राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड, और फिर बस इसमें हम लोग इतना डिस्कस करेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या चीज़ है. इन्वायरमेंट इंग्लिश वर्ड से आया है. इंग्लिश वर्ड है. कैसा वर्ड है. कहीं ग्रीक का नहीं, इंग्लिश का ही वर्ड है ये. फ्रेंच इंग्लिश वर्ड है इन्वायरमेंट, और फ्रेंच वर्ड से आया है ये इन्वायोनर, जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड. मतलब जो भी हम लोग को सराउंड करता है, इन्वायरनर, नेबरहुड. और हम लोग क्या कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कि पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर, जो कि हम लोग के नेबरहुड में होता है, उसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं. कॉम्पोनेंट इन्वायरमेंट का कैसे आ जाएगा. नेचुरल कॉम्पोनेंट हो सकता है और मैन मेड कॉम्पोनेंट हो सकता है. नेचुरल लिविंग होता है तो हम लोग उसको बायोटिक बोल सकते हैं, और मैन मेड को एबायोटिक. नेचुरल में हम लोगों के पास नेचुरल में हम लोग के पास बायोटिक और एबायोटिक हो सकता है. एंड मैन मेड कॉम्पोनेंट्स जो भी मैन के ज़रिए बनाया गया है, मैन ने जिसे इस्टेब्लिश किया, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स. बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा हमारे पास लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स. एबायोटिक फिजिकल कंपोनेंट में आ जाएगा हम लोग के पास नॉन लिविंग थिंग्स, लैंड, वाटर, एयर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर. एरियाज़, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे. एरियाज़ ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में अब हम लोग अपने अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, लैंड को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर, जो कि पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट कवर्ड होती है वाटर से, उसे हाइड्रोस्फीयर. देन एटमॉस्फीयर, जो यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट होते हैं. बायोस्फीयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे सर्वाइव करते हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं. लिथोस्फीयर लैंड को लेकिन बोलते हैं हम लोग. अब हम लोग बात करते हैं लिथोस्फीयर की. 29% जो अर्थ है वो क्या है, लैंड है. और कितना बचा 29, 81% बचा. 81 या 71% जो वाटर से कवर्ड है. इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स, मिनरल्स. लिथोस्फीयर में क्या आ जाता है, रॉक्स आ जाता है, मिनरल्स आ जाता है, थिन लेयर ऑफ सॉइल आ जाता है, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज़, ये सब हम लोगों के लिथोस्फीयर में इंक्लूडेड है. ग्रास लैंड, जो इसमें यहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग करते हैं, जहाँ पे एनिमल चरते हैं. इट इज़ अ चीफ सोर्स. लिथोस्फीयर में ही मिनरल्स मिलता है, चीफ सोर्स ऑफ मिनरल्स. इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड लिविंग. हाइड्रोस्फीयर में क्या आ जाएगा, द लेयर ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ. हाइड्रोस्फीयर में 71% होगी. 29% जो वो लैंड है. ओशियन, सीज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ मेक हाइड्रोस्फीयर. वाटर जो कि बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, आइस के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स. वाटर फॉर्म्स द क्लाउड विच इन टर्न हेल्प्स इन रेनिंग. देन कमिंग टू एटमॉस्फीयर. एटमॉस्फीयर क्या है, जहाँ पे एयर प्रेजेंट है. एयर में कौन कौन से गैस इंक्लूड हो जाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेज में ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड होता है. 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो फाउंड इन द स्फीयर. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन. इट इज़ हेल्पफुल इन चेंजिंग द वेदर एंड क्लाइमेट. इट हेल्प्स इन द रेडियो कम्युनिकेशन में जब वेव्स के ज़रिए ट्रांसमिशन होता है, तो रेडियो का हम लोग जो सुनते हैं वो भी एयर में ही ट्रांसमिट होता है. बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर मेक द लाइफ. बायोस्फीयर जो है इंटरकनेक्शन बिटवीन है लैंड, वाटर एंड एयर के, ये नैरो जोन है, बहुत कम है. एनिमल एंड प्लांट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बायोस्फीयर. एनिमल और प्लांट्स आते हैं बायोस्फीयर में. इट प्रोवाइड्स फेवरेबल सर्कमस्टांसेस फॉर लाइफ. इकोसिस्टम
is the system in which all the living beings interact with one another and with the physical and chemical factors in which they live. 1935 में A.G. टेंसले फर्स्ट प्रपाउंड किया इकोसिस्टम को. कौन किया? A.G. टेंसले किया. याद रखना लोगों को इकोसिस्टम में प्यार से नाम लेना A.G. टेंसले. A.G. टेंसले. देन कमिंग टू द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी. स्टडी ऑफ इकोसिस्टम. अर्नस्ट हेकल जो है वो फर्स्ट यूज द वर्ड इकोलॉजी. कौन यूज़ किया वर्ड? अर्नेस्ट हेकल. और इकोसिस्टम वर्ड A.G. टेंसले. टेंसले जो है इकोसिस्टम. इकोलॉजी जो है हेकल. स्टडी जो है वो हेकल किया. इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. इकोसिस्टम में बी स्मॉल और लार्ज, कैसा भी उसका छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है इकोसिस्टम. उसके बाद इकोसिस्टम में बी स्मॉल और लार्ज. इट कैन ऑल्सो बी परमानेंट और टेम्पररी. इट कैन ऑल्सो बी मेड नेचुरल और आर्टिफिशियल. इट इज़ क्लासिफाइड इनटू मैनी स्मॉल यूनिट्स सच एज फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, मेराइन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम. अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम हो सकता है. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आगे की डिस्कशन और एलिबरेट होगा. ट्रॉपिकल इकोसिस्टम इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम. कौन सा इकोसिस्टम होता है ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे. ट्रॉपिक इकोसिस्टम. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इट हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. इकोसिस्टम का ये होता है. इन्वायरमेंट में भी हम लोग के पास नेचुरल में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट था. इकोसिस्टम में भी बायोटिक एबायोटिक होता है. बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? बायोटिक कंपोनेंट हैज़ थ्री मेन पार्ट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स प्लांट्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि फूड बनाते हैं, और ये फूड जो होता है यूनिवर्सल फूड, इसी से ड्राइव होता है. सब ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं. कंज्यूमर्स एनिमल डेट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड बाय देम्स नॉट मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्स. अपने से नहीं बना सकते हैं ये. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर द फूड. दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएगा यहाँ पे. They are herbivorous. They eat leaves and tender shoots of the plant. Example cow. Herbivorous का पता है लोगों को, cow, grasshopper, इन सबसे ज़्यादातर herbivores होते हैं. और फिर हम लोग अगर उसकी बात करें वल्चर की, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब कार्निवोर्स होते हैं. फ्रॉग, कैट, फ्रॉक्स. नाउ कमिंग टू टर्शरी कंज्यूमर्स. टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? दे कैन ईदर बी प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या फिर बोथ हो सकते हैं. ये या तो प्लांट खा सकते हैं या एनिमल खा सकते हैं या दोनों चीज़ खा सकते हैं. मतलब ये कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स या फिर ओमनीवोर्स हो सकते हैं. लायन ईट्स डियर एंड ऑल्सो फॉक्स. पीकॉक ईट्स स्नेक. हॉक ईट्स स्नेक. ओमनीवोर्स दे कैन ईट प्रोड्यूसर्स एंड ऑल्सो प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्लांट भी खा सकते हैं. प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स भी खा सकते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब जो कि घास ही खाए सिर्फ. ह्यूमन बींग, मैन, कैट, क्रो, पीकॉक, ये सब क्या चीज़ हो जाते हैं? ऑमनीवोरस. और डिकम्पोजर्स या डेट्राइटिवोरस. डिकम्पोज पे ये फीड करेंगे. ये फीड ऑन डेड डिकेइंग लिविंग बींग्स. मरे हुए जानवर को ये खा लेंगे ये. दे डिकम्पोज कार्बोनिक मैटर ऑफ द डेड लिविंग बींग्स इनटू सिंपल फिजिकल मैटर. एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस. एबायोटिक. इट इंक्लूड्स लाइट एयर, वाटर, सॉइल, कार्बोनिक मैटर विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. के लिए ज़रूरी होता है. किसके लिए? प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स होते हैं, और कंज्यूमर्स के लिए ये सारी चीज़ ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनके फूड बनाने में हेल्प करता है. लाइट के प्रेजेंस में कार्बन फोटोसिंथेसिस होगा. एयर भी ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेगा एयर का. और वाटर भी मेटाबोलाइज होता ही है. सॉइल, कार्बोनिक एसिड. फूड चेन इज़ द सीरीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल इन विच द फूड एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में फूड एनर्जी फ्लो होता है. इकोसिस्टम टर्म किसने दिया? इकोसिस्टम टर्म दिया है टेंसले ने, और इकोलॉजी टर्म दिया है हेकल ने. फूड एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है. प्लांट जो है ग्रासहोपर फीड करेगा, ग्रासहोपर फ्रॉग्स फीड करेंगे एंड फीड्स. फ्रॉग्स जो है वो स्नेक्स को फीड करेगा. इन द अबव एग्जाम्पल द प्लांट्स मेक फूड एंड ग्रासहोपर गेट्स फूड एनर्जी फ्रॉम देम. ग्रासहोपर्स प्रोवाइड फूड एनर्जी to the frog and snake gets food energy from the frog. एक दूसरे पे डिपेंड करता है. और इसमें क्या चीज़ होता है ईच लेवल पे? मैक्सिमम 5 लेवल्स बिकॉज एवरी लेवल 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड 90% लॉस हो जाता है. बस 10% एनर्जी बचता है और 90% लॉस हो जाता है. तो सिर्फ ये कितने स्टेजेस तक जा जाएगा? अगर ये पूछेगा हमसे तो हमको पता है ये सिर्फ 5 स्टेजेस तक जा पाएगा. मैक्सिमम 5 ही हो सकता है इसका लेवल्स. ट्रांसफ़र ऑफ 10% लॉ इसको किसने दिया था? लिंडरमैन्स.
लिंडमैन 10% लॉ कहा जाता है। नाउ कमिंग टू द सन, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। सन से बस जो है ये कितना परसेंट, 100% ट्रांसफ़र होता है सन से, ये याद रखना। 100%, 100 उसके बाद फिर 10%, 90% लॉस हो जाएगा, बस 10% बचेगा। तो 10 बचा, इसमें 90% लॉस हो गया, 10% बचा मतलब 1 बचा, इसमें 90% लॉस हो गया, 1% बचा तो 0.1%। इन एन इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर्स have large amount of energy and the tertiary consumers have the least amount of energy. That's why the pyramid of energy is always कैसा होता है? अपराइट होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होता है? और जो पिरामिड होता है वो कैसे से बना होता है? नीचे जो है प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर यहाँ पे दिया हुआ था। फूड वेब, फूड वेब में इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम लोग फूड वेब कहते हैं। द नेट ऑफ many food chain is known as food web. It the flow of energy is multi-directional. Food web is necessary for environment because it maintains the balance of environment. यहाँ हम देख सकते हैं ह्यूमन जो है वो गोट भी खा सकता है, प्लांट भी खा सकता है, रैबिट प्लांट्स खा सकता है, लायन जो है फॉक्स खा सकता है, स्नेक जो है वो क्या चीज़ भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है। तो इंटरकनेक्टेड को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, human and environment have unbreakable relationship. Destruction of environment directly affects human. हम लोग इन्वायरमेंट को हटा देंगे तो प्लांट कटेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और इनडायरेक्ट फूड हमारा कम होता जाएगा। और प्लांट्स के हम लोग के पास डायरेक्ट फूड का तो फ़ायदा है ही, उसके अलावा टिम्बर मिलता है और हम लोगों को बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं, तो हम लोगों को बहुत नुकसान होगा इन्वायरमेंट को अगर डिस्ट्रॉय करेंगे। इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन टू टेक केयर of the environment, but it is also true that the humans cause much damage to the environment. As the need of the human increases, the environment gradually get destroyed. जितना ही नीड होता है, नीड ग्रीड तक बदल जाता है, उसको टाइम नहीं लगता है। टुडे द चीफ कंसर्न इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ environment. In this regard efforts have been made on the international and national levels. तो हम लोग क्या क्या चीज़ किए हुए हैं, हम लोग को बचाने के लिए बहुत सारा स्टेप्स लिया गया है, कॉन्फ्रेंसेस बनाए गए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम में क्या क्या चीज़ें? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972 में आया है। स्टॉकहोम कहाँ का कैपिटल है? स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। इन दिस रेफरेंस द प्रिंसिपल ऑफ वन अर्थ वॉज अडॉप्टेड। द मेन एम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज टू कंजर्व द इन्वायरमेंट एंड रिफॉर्म इट ऑन इंटरनेशनल लेवल। इसमें इसका मेन एम क्या था? इन्वायरमेंट को कंजर्व करना इंटरनेशनल लेवल पे। इट गिव वर्ड टू द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP को क्या से आया है? स्टॉकहोम प्रोग्राम से आया है। 1972 के स्टॉकहोम प्रोग्राम से आया है। स्टॉकहोम कहाँ का कैपिटल है? स्वीडन का कैपिटल है। इन दिस कॉन्फ्रेंस इट वॉज डिसाइडेड दैट एवरी 5 जून विल बी सेलिब्रेटेड। और इसी कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से हम लोग को डिसाइड किया कि 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अर्थ समिट 1992 में आया। अर्थ समिट कब आया? 1992 में आया। इट वॉज हेल्ड इन 3 जून 1992 रायो डी जेनेरियो में। अर्थ समिट हुआ ब्राज़ील में। रायो डी जेनेरियो कहाँ है? रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। 182 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड। अर्थ समिट में अर्थ के 182 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए। इन दिस कॉन्फ्रेंस अ डॉक्यूमेंट वॉज इशूड ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट दैट इज़ नोन एज एजेंडा 21। हम लोग ये जो अर्थ समिट आया उसमें एजेंडा 21 आया। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इशू ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को डिस्कस किया, उसको एजेंडा 21 कहा गया। 182 कंट्रीज़ अर्थ समिट में पार्टिसिपेट किया और समिट रायो डी जेनेरियो में हुआ, जो कि ब्राज़ील में सिचुएटेड है। दैन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन द इंडिया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, EPA बोला जाता है इसको। दिस एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 19 नवंबर 1986। द मेन एम ऑफ दिस एक्ट वॉज टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड रिफॉर्म। उसके बाद मेन मूवमेंट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन भी बोलते हैं हिंदी में हम इसे। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड जो है वो नेबर है यूपी का, हिमाचल का भी बोल सकते हैं हम लोग। उत्तराखंड में रिनी विलेज था, वहाँ से शुरू हुआ है ये चिपको आंदोलन।
जो कि सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको इनिशिएट करवाया। गोपेश्वर उत्तराखंड, रेनी विलेज गोपेश्वर उत्तराखंड। इन दिस मूवमेंट वुमेन एम्ब्रेस द ट्रीज टू सेव देम। ये वुमेन जो थी वो ट्री से चिपक गई, इसलिए चिपकू मूवमेंट इसका नाम रखा गया। अबाउट 300 ईयर्स अगो खेजाड़ी विलेज था इन जोधपुर। सॉरी, खेजाड़ी विलेज में क्या हुआ, राजस्थान। अमृता देवी बिश्नोई, यहाँ पे बिश्नोई थी, जो कि अपना जान दे दी फॉर खेजाड़ी ट्रीज के लिए, बचाने के लिए अपना जान भी दे दी। अपिको मूवमेंट 1983 में आया। अपिको मूवमेंट क्या था? पंडुरंग हेज वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। इट वॉज फॉर्म ऑफ चिपको मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो चिपको मूवमेंट का हम लोग नाम दूसरा देखा गया, उसको अपिको मूवमेंट कहा गया। पंडुरंग हेज इसके इनिशिएटर है, लीडर है। नर्मदा मूवमेंट 1989 में आया। नर्मदा मूवमेंट मेन लीडर जो है इसके कौन है? बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर है नर्मदा मूवमेंट के। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर बारिश में बाबा आमटे नर्मदा रिवर पे आम धो के खा रहे थे। इट वॉज स्टार्टेड टू अपोज द बिल्डिंग ऑफ डैम ऑन द नर्मदा रिवर पे डैम बनाने की को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, और स्वीकारित किया जा रहा था, अपोज किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि डैम बनाने से बहुत बाढ़ आने की भी, बाढ़ तो रुकता ही है, डैम पता नहीं, पानी जमा हो जाता है, डायरेक्शन दे दिया जाता है ना डैम में, स्टोर कर रखते हैं पानी को। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन अवार्ड्स, इंदिरा गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड, ये कब स्टार्ट हुआ? 1987 में। इट वॉज अवार्डेड ऑन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट में इंदिरा गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड आया 1987 में। राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड 1993 में आया, इंदिरा गांधी के बाद आया, 87 में ये आया, 1993 में आया राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड। इट वॉज अवार्डेड इन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस और यूनिट्स विच इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्लान। जो भी प्लान लाते थे उसमें ये अवार्ड दिया जाता था, किसी भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में ये अवार्ड मिलता था। फैक्ट्स टू रिमेंबर, अब अर्थ डे याद रखना है, 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे 22 मई को होता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 5 जून को होता है। वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे 26 नवंबर को होता है। और इन्वायरमेंट रिलेटेड वीक एंड मंथ, इसको भी याद रखना ज़रूरी है। हमें वन महोत्सव कब मनाते हैं हम लोग? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में और फरवरी में मनाते हैं, फेब्रुवरी। वाइल्ड लाइफ वीक बनाते हैं 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। नेशनल इन्वायरमेंट डे बनाते हैं हम लोग 19 अक्टूबर से नवंबर तक बनाते हैं। अवेयरनेस मंथ जो है 18 नवंबर बनाते हैं। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर इज़ द इंस्टीट्यूशन विच वर्क्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर सीटेट एग्जामिनेशन। अगर नेक्स्ट चैप्टर, अगर कोई भी डाउट है तो ये आप नेक्स्ट सेशन में या फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।